जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट आप देख पा रहे हो कि हम डिफरेंट वे में कर रहे हैं। हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्वालिटी विद कंटेंट। तो कंटेंट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम डिफरेंट तरीके से आपको प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप कि आपको वो चीज़ पसंद आएगी। तो कंप्लीट कर रहे हैं हम अपनी ज्योग्राफी सीरीज, जिसके 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। 6ठा पार्ट है ये। इससे पहले क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 1 आया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। रिकैप में दे दूंगा आपको, ठीक है। रिकैप में ये देख सकते हो आप कि हमने स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन पढ़ा था, कौन कौन से स्ट्रक्चर था, ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। व्हाट वी नीड टू कवर नाउ इज क्लाइमेट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ऑल्दो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, बट अगेन थोड़ा सा रिकैप करने के लिए बता देता हूँ कि वेदर होता है हमारा डे टू डे जब हम मेज़र करते हैं। तो डे टू डे जब हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेदर। जैसे मैं बोलूँ आज का दिन कैसा है, तो हम बोलेंगे आज की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो उस तरीके से अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो वेदर होता है। अगर हम ओवर द ईयर्स, एनसीईआरटी में लिखा है कि 30 साल तक अगर किसी जगह का सेम मौसम रहता है तो हम उसको बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसूनल क्लाइमेट। क्लियर है? तो हमने ओवर द ईयर्स हमने देखा है, इसलिए हमने इसको ऐसा बोला। तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझ में आ गया कि सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस है, ड्यूरेशन का। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक से, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, की क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इन जनरल। सो लेट्स कंटिन्यू दिस, कि भैया लैटिट्यूड और डिस्टेंस ओवर द सी। अब देखो होगा क्या, पहले समझ लेते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर नहीं पता है, डिटेल में जानना है, तो हमारा शॉर्ट है, एक शॉर्ट बनाया था मैंने जब शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है। तो तब बताया था मैंने कि डिफरेंस क्या होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे भी मुझे बताना पड़ेगा कि एक मान लो ये अर्थ है 0 डिग्री, ये लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और ये ऐसे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो आप, ये सारे क्या हैं, लैटिट्यूड्स हैं। अब जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में ऊपर जाएंगे, देखो हम सबको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये इक्वेटर में आता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और ये बीच वाला आता है हमारा टेम्परेट में, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा आता है फ्रिजिड में। तो ये देख रहे हो आप, जैसे जैसे लैटिट्यूड में ऊपर जाते जा रहे हैं, हमारा जो डिफरेंशिएशन है टेम्परेचर में होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन सब सारी चीज़ें बेसिकली चेंज होंगी, क्योंकि टेम्परेचर ही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहा है। और सेकंड चीज़ हमने देखा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे मैटर करता है कि भैया कैसे बताएगा क्लाइमेट को, कैसे बताएगा कि सी से अगर दूर है, कैसे है, क्या नहीं है, दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो ये इंडिया का, सॉरी गईस, मान लो ये इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। अब हम सबको पता है, जो भी साउथ से ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है कि साउथ में जो सीज़न है, कोई सा भी सीज़न ले लो, समर सीज़न ले लो, विंटर सीज़न ले लो, ये एक्सट्रीम नहीं होता। दिस इज़ नॉट एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉडरेटिंग जो इफेक्ट होता है सी का, वो आ जाता है। अब मॉडरेटिंग इफेक्ट कैसे कह रहे हो आप, क्या समझाना चाह रहे हो, तो समझो थोड़ा एग्जांपल से। सी क्या होता है, पानी। पानी के पास एक टेंडेंसी होती है कि बहुत धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे ही ठंडा होता है। बट अगर मैं लैंड की बात करूँ तो लैंड में क्या होता है कि वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और बहुत जल्दी ही गर्म होता है। तो सपोज कि सुबह हुई है, दोपहर में लैंड पूरा क्या है, गर्म है, बट ऑन द कंट्रारी जो सी है वो क्या है, ठंडा है कंपैरेटिवली लैंड के। अब देखो मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़। अगर लैंड गर्म है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, विच मीन्स प्रेशर कम होगा, दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, ताकि रटना ना पड़े, ठीक है। अब लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम होगा, और सी पे टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम सबको पता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करती है। तो लैंड जो सी है, सी से हवा जाएगी लैंड की तरफ और क्या करेगी, अपना ठंडी हवाएं लेके जाएगी और लैंड की तरफ आएगी। तो इसलिए दिन में भी कोस्टल एरियाज में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अगर हम बात करें अपने नदन साइड की, मतलब यहाँ कोर रीजन की, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सट्रीम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आप किसी भी अब रोड पे ऐसे जा रहे हो जहाँ पे साइड में नदी है, तो आपको ठंडी हवा मिलेगी, विच इज सी ब्रीज। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका कंसेप्ट है ये। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे, एल्टीट्यूड और हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट, नीचे से ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारी हाइट बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल जो ये मान लो अगर ये माउंटेन है, तो नीचे क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है कम होगा, और जैसे जैसे हम टॉप पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता रहेगा,
कम हो जाएगा। तो ये जैसे बढ़ेगा नीचे और ऊपर क्या रहेगा, कम हो जाएगा। द रीज़न बीइंग हम और ज़्यादा ऊपर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटैलिटी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। यहाँ से देखो टेम्परेचर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया, और यहाँ वार्म है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगी विंड्स, तो ऑब्वियसली सी के ऊपर क्या होंगी, ठंडी विंड्स होंगी, कूल। तो यहाँ से यहाँ जाएंगी और इसको हमने बोला सी ब्रीज। इसी को हम कॉन्टिनेंटैलिटी भी बोलते हैं। और रात में अपोजिट हो जाएगा कि जो सी है वो दिन भर की गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, रात को ये क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कूल हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगी सारी प्रोसेस, फिर लैंड से सी की तरफ हवाएं आएंगी जिसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स पे, कि जो ऑन शोर विंड्स होती हैं वो हमेशा अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं। देखो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑन शोर एंड ऑफ शोर विंड्स। देखो ये सारी ना बेसिक चीज़ है जो कि आप धीरे धीरे समझोगे। आई नो कि मैं बेसिक बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, मे बी ये हो सकता है, बट नाम से समझो। ऑन शोर मतलब शोर पे आ रही है। शोर मतलब क्या होता है, तट, बेसिकली जो कोस्ट होती है। और ऑफ शोर मतलब क्या होता है कि तट से दूर जा रही हैं। तो ऑन शोर मतलब कि मॉइस्चर लेके आ रही हैं। अगर सी है, सी से जब विंड हमारे तट पे आ रही है तो ऑब्वियसली कि जो सी है उसके ऊपर मॉइस्चर होगा, तो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर को लाएंगी, जिसको हमने बोला ऑन शोर विंड। तो ऑन शोर विंड हमेशा मॉइस्चर लाती हैं, या हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि ऑन शोर विंड जो होती है वो मॉइस्चर लाती है, ह्यूमिडिटी लाती हैं, और उसी की वजह से प्रेसिपिटेशन होती है। इसलिए आप हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट्स पे इंडिया के ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर है। ऑफ शोर विंड ये होती है जब हमारे यहाँ से विंड जाती है तो वो क्या होती है, ड्रायर विंड्स होती हैं, उनका कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है। ये देखो आपको दिख भी गया कि मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड कॉज रेनफॉल ऑन द एरियाज थ्रू विच दे पास। और ऑफ शोर विंड लैंड से आती हैं, ड्राई होती हैं, इवापोरेशन में हेल्प करती हैं। दैट इज वेरी सिंपल। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्लाउड कवर पे। अब क्लाउड कवर का क्या इंपैक्ट हो सकता है, देखो मैं पढ़ नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो क्लाउड कवर में क्या होता है कि क्लाउड कवर है, आप जब भी नोटिस करोगे, जब भी क्लाउड कवर होता है ना आसमान में, तो आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। वाई? क्योंकि जो भी मॉइस्चर है, जो भी ह्यूमिडिटी है, वो इवापोरेट नहीं हो पा रही है, तो सारी अटक गई है वहीं पे, तो पसीना आपको ज़्यादा आता है क्योंकि इवापोरेशन हो ही नहीं रहा, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग इवापोरेशन नहीं हो रहा। और अगर कोई साइंस वाला है तो वो समझ जाएगा कि इवापोरेशन से क्या होती है, कूलिंग होती है। हाँ या ना? इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। आपको जब भी पसीना आता है, जब भी आप पंखे के नीचे आओगे तो यू विल सी कि क्या होगा, ठंडी चीज़ें लगेंगी। ओशन करंट्स। अब नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स क्या होते हैं, आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। देखो ये जो रेड वाली लाइन है ये आपको शो कर रही है वार्म करंट्स, और ये जो ब्लू वाली लाइन है आपको शो कर रही है कोल्ड करंट्स। क्लियर है। अब वार्म करंट और कोल्ड करंट का फर्क क्या होता है, बेसिकली करंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। करंट क्या होता है, जब वाटर की एक थोड़ी मोटी थिक लेयर जब मूव करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, तो हम उसको बोलते हैं करंट। अब अगर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वार्म करंट वाली हैं तो उसको हम वार्म करंट बोलेंगे, अगर कोल्ड करंट वाली हैं तो कोल्ड करंट बोलेंगे। नाम से क्या समझ में आ रहा है, वार्म मतलब गर्म होगा, ह्यूमिडिटी होगी, ठीक है, मॉइस्चर लेके जाएगी, तो हमने उसको बोला वार्म करंट। कोल्ड करंट क्या होंगे, ड्राई होंगे, थोड़े टेम्परेचर कम होगा उनका, तो इसको हमने बोला कोल्ड करंट। यहाँ पे लिखा भी होगा कि ओशन वाटर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर to equalize temperature and density of water. Ocean current are large movement of water usually from one place of warm temperature to one of cooler temperature और vice versa, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और बेसिकली हम इसको ओशियनोग्राफी में कवर करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मैंने ये इसके बारे में इसलिए नहीं लिखा कि ज़रूरत नहीं लगी मुझे, मैं ऐसे ही समझा दूंगा। नेचर ऑफ वेजिटेशन। नेचर ऑफ वेजिटेशन पे बहुत क्लाइमेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द रीज़न बीइंग क्यों, अब देखो किसी भी जगह की अगर किसी एक पर्टिकुलर तरीके की वेजिटेशन है तो वहाँ का क्लाइमेट हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो हमें पता है कि वहाँ पे बारिश होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों होगी बारिश, किसी को एनी अंदाज़ा? चलो कमेंट में बताना मेरे को कि वेजिटेशन किस तरीके से क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती है, एक तरह से फैक्टर है। स्लोप ऑफ माउंटेन बताने की ज़रूरत लग नहीं रही मुझे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम बात करें हमारा पूरी हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन रेंज इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जिससे हम ये समझ सकते हैं। एग्जाम्पल बताना पड़ेगा मेरे को क्योंकि मान लो ये क्या है, इंडिया है हमारा, यहाँ से इस तरीके से हमारी माउंटेन रेंज जा रही है, हिमालयस। अब होगा क्या, चाइना में अगर आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर होती है, और विंड जो है इसी तरीके से फ्लो करती है ऊपर से नीचे की साइड। अब
फ़ायदा क्या है हमारी माउंटेन रेंज का, वो ये है, माउंटेन चेन का बेसिकली ये है कि इन हवाओं को वो ब्लॉक कर लेती है, क्योंकि जो ये रेंज है ये बहुत ऊंची है, 8000 मीटर्स के यहाँ पे पीक्स हैं, तो इतने ऊपर तो हवा वैसे भी फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है। अब जब हिमालय से टकराएगी तो वापस हो जाएगी अपने आगे अगेन तिब्बतन लैंड की तरफ, तो इंडिया की तरफ आ ही नहीं पाती, इंडियन रीजन में होती ही नहीं वो एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स, वरना भैया हमारे यहाँ तो बर्फ गिरने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्लाइमेट और रेगुलेट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इंसोलेशन की तरफ। इंसोलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं आपके पेपर को कंसिडर करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल CDS में पूछा गया था, CAPF में पूछा गया था, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, और घुमा के पूछा गया था। बेसिकली आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बस 5 मिनट में समझा सकता हूँ जो कि पेपर में पूछा गया था। क्लियर है? बता देता हूँ, अगर पेज खाली हुआ तो पेज खाली छोड़ना चाहिए मेरे को, सॉरी माय मिस्टेक, बट यहीं पे समझा देता हूँ मैं। सपोज ये सन है और ये अर्थ है। अब हम सबको पता है कि सन रेडिएशन छोड़ता है अर्थ की तरफ। अब हम सबको ऐसा लगता है कि जो रेज आ रही हैं वही अर्थ को हीट कर रही हैं, बट ये एक मिथ है, या हम बात करें एक रॉन्ग चीज़ है जो सबको पता होती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें आ रही हैं, अर्थ इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा वापस। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर जिससे रिफ्लेक्ट होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज आइस। क्लियर है? अब ये जो चीज़ जा रही है, ये जो रेज हमने दी, ये क्या होती हैं? शॉर्ट वेव रेडिएशंस। शॉर्ट वेव रेडिएशंस। और ये चीज जो वापस रिफ्लेक्ट हुई हैं इसको हमने बोला लॉन्ग वेव रेडिएशंस। क्लियर है? तो जो हमारी अर्थ है वो हमारी जो अर्थ है वो हीटअप होती है इस लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से। कैसे होती है, जरा प्रोसेस समझते हैं। इधर समझ लेंगे खाली पेज पे। ठीक है, अब मान लो मैं सिर्फ अर्थ बना रहा हूँ। क्लियर है? मैंने सिर्फ अर्थ बनाया। अब ये आई हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, जो कि हमने बताया शॉर्ट वेव होती हैं। अब ये आ तो गई, अब इनमें से कुछ वापस चली जाएंगी थ्रू आइस, थ्रू सैंड, थ्रू फॉरेस्ट, कुछ ना कुछ वो वापस चली जाएगी थ्रू क्लाउड्स। अब होगा क्या, ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो क्लाउड कवर है, ये इनमें से कुछ रेडिएशंस को रोक लेगा, क्योंकि जितनी आई हैं वो सारी रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। बट होगा क्या कि कुछ क्लाउड जो होते हैं इनको रोक लेते हैं। अब जो डायरेक्टली देखो, जो डायरेक्टली एटमोसफेयर से ही वापस हो गई उनको तो हम कहते हैं अल्बीडो। लेकिन जो आई अर्थ के ऊपर और टकराई और जब वापस जा रही हैं तो इसको हमने बोला लॉन्ग वेव रेडिएशंस। अब ये क्लाउड की वजह से हम बात करें, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से रुक जाएंगी अर्थ के अंदर ही, और वो अर्थ को तब हीटअप करेंगी। क्लियर है? दिस इज चैप्टर नंबर 9 और 10 इन योर क्लास 11th NCERT। बहुत अच्छे से क्लियर है, उसमें गिवन है। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि अर्थ जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन की वजह से कभी गर्म नहीं होती, वो होती है आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकमिंग क्या होती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम कहते हैं इंसोलेशन, जो कि शॉर्ट वेव विजिबल एंड यूवी रेडिएशन होती हैं। अर्थ इनको वापस भेज देता है और उसको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस। क्लियर है? यहाँ पे आपको दिख भी रहा है डायग्राम के थ्रू। अब इंसोलेशन कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बेसिकली फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ का एक्सिस अगर किसी को पता हो तो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द अर्थ एक्सिस, दिस इज अर्थ एक्सिस जो मैं बना रहा हूँ। अर्थ का एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है, 66.5 डिग्री। क्लियर है? तो इस बेसिस पे जो अर्थ है वो टिल्ट है, और इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखें कि जो अर्थ है, मान लो ये अर्थ ऐसा गोला बना दिया मैंने, अभी टिल्टेड है। अब नॉर्थ साइड के ऊपर ज़्यादा इंसुलेशन आएगा, साउथ साइड पे बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसा 6 महीने होता है कि साउथ साइड पे बिल्कुल भी मतलब इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन नहीं आती है। वहाँ पे 6 महीने रात रहती है और फिर अगले 6 महीने दिन रहता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो कि टिल्ट है। एंगल ऑफ इंसुलेशन ऑफ द सन्स रेज, सन की रे का क्या एंगल है, देखो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। मान लो ये डायरेक्टली आ रही है। क्लियर है? अब ये 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, देखो आपको दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो ठीक है। और ये क्या है, इनका एंगल क्या हो गया, देखो छोटा हो गया एंगल। क्लियर है? तो एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जितना एंगल बड़ा होगा उतनी ही सोलर रेडिएशन जाएगी। सपोज ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन पे डायरेक्ट लगेगी तो क्या होगा, बिल्कुल ही अब डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन होगी। अब अगर ऐसे टिल्ट आ रहा है तो क्या आएगी,
कम आएगी रेडिएशन। सो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इस तरीके से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फर्क पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेक्ट, इसका मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड एंड सी होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ लैंड लैंड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होगी नॉर्थ साइड में ज़्यादा लैंड है, अगर मैं ग्लोब की बात करूँ नॉर्थ साइड में ज़्यादा लैंड है, साउथ साइड में कम है लैंड। इसका फ़र्क क्या पड़ता है? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि लैंड जो है जल्दी हीटअप होता है और जल्दी ही वो अपनी जो सोलर रेडिएशन है उसको लूज भी कर देता है। इसका ओपोजिट होता है सी पे। अब साउथ में सी ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इंसुलेशन पे, आप खुद सोच के देखो। क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो इसी को हम कहते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेक्ट। ड्यूरेशन ऑफ द डे, अगेन लेंथ बड़ी होगी डे की, लेंथ ऑफ द डे अगर ज़्यादा होगा तो इंसुलेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि ज़्यादा देर धूप निकलेगी तो गर्मियों में क्या होता है? इंसुलेशन ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा लगती है। अपोजिट होता है उसका विंटर्स में कि भैया सूरज बहुत कम देर तक निकलता है, इसलिए क्या रहता है? इंसुलेशन कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन रहता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफेयर की अगर मैं बात करूँ, वही क्लाउड्स वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्लाउड कवर ज़्यादा होगा, इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्लाउड कवर है यहाँ पे, रेज आई टकरा गई, अब वापस चली जाएंगी, यहीं से नीचे तो आई ही नहीं, तो इंसुलेशन कम हुआ। तो जितना क्लाउड कवर ज़्यादा रहेगा उतना ही इंसुलेशन कम रहेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमोसफेयर, तो ये 4 तरीके से पॉसिबल है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन में एक ही बार में समझा दूंगा, बट बेसिकली 3 ही तरीके से हीट होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। एडवेक्शन बस कंडक्शन और एडवेक्शन में एक ही फर्क है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। क्लियर है? समझते हैं आगे। कंडक्शन के लिए फिजिकल टच बहुत ज़रूरी है। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो जो हॉटर बॉडी है वो अपना टेम्परेचर कूलर बॉडी को दे देगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। फिजिक्स में पढ़ा होगा ऑब्वियसली। तो इसको कहते हैं हम कंडक्शन। दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है ताकि हीट ट्रांसफ़र हो सके। आपका एग्जांपल पता होगा, घर में अगर आपने चाय बनने रखी है भगोने में या किसी भी चीज़ में रख सकते हो, अगर उसको आप पकड़ लिया, स्टील का है वो, तो कंडक्शन है बेसिकली, तो जल जाओगे। कन्वेक्शन की बात करूँ, एयर वर्टिकली राइज करती है और एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टली। द ओनली डिफरेंस इज दिस, एयर कांटेक्ट में रहती है। होगा क्या? अर्थ हीट करती है, जब अर्थ हीट करेगी तो जो एयर है वो वर्टिकली राइज करेगी। सबसे पहले जमीन गर्म होगी, जमीन जैसे गर्म होगी उसके ऊपर वाली लेयर गर्म होगी, फिर वो गर्म होगी, फिर उसके ऊपर वाली लेयर गर्म होगी, फिर उसके ऊपर वाली लेयर गर्म होगी। तो अगर इस तरीके से वर्टिकली टेम्परेचर राइज कर रहा है तो हमने उसको बोला कन्वेक्शन। बट यही चीज़ अगर हॉरिजॉन्टली हो रही है, हॉरिजॉन्टली कैसे हो सकती है? अगर हॉट मूविंग एयर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है हॉरिजॉन्टली, तो हमने उसको बोला एडवेक्शन। रेडिएशन की अगर मैं बात करूं तो रेडिएशन क्या होता है? जब हम विदाउट एनी टच और विदाउट एनी थिंग हम अगर रेडिएट हो रही है एनर्जी, तो उसको बोलते हैं हम, सन से जब एनर्जी अर्थ की तरफ आती है तो दैट इज रेडिएशन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से जब होती है, एक रेडिएटिंग बॉडी, इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमोसफेयर इन द लॉन्ग वेव फॉर्म, सो दिस इज रेडिएशन। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कन्वेक्शन और एडवेक्शन का ध्यान रखना, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। नाउ कम टू द हीट बजट ऑफ द अर्थ। आपको दिख रहा होगा ये कि पेज एनसीईआरटी का है, ठीक है? आई होप कि दिख गया होगा। यस, एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा एनालाइज किया हो मेरे रिसोर्सेज को, जो मैंने पिछली वीडियोज में बताया था, तो मैंने इम्फेसिस किया था कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पीवाईक्यू से थोड़ा उसको कंबाइन कर दो, यू विल गेट योर सिलेक्शन अल्टीमेटली 100% श्योर। हीट बजट ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। बजट क्या होता है? किसी को पता है क्या कि बजट क्या होता है? बजट बेसिकली होता है सैलरी जितनी है हमारी उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर हो, तो दैट इज बजट। अगर हमारी सैलरी ज़्यादा है तो हमारे पास सेविंग प्लस बच जाएगा कुछ ना कुछ, और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बच जाएगा। बट दिस इज इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम ज्योग्राफिकली बात करें तो ना ही हमारे पास बचना चाहिए ना ही हमारे पास कम पड़ना चाहिए, तो दैट इज हीट बजट। अब अगर बच गया सपोज हमारे पास, तो क्या होगा कि जो अर्थ है वो ओवर हीट हो जाएगी, और अगर कम पड़ गया तो अर्थ क्या हो जाएगी? फ्रोजन हो जाएगी। सो हमें दोनों ही काम नहीं करने हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें दोनों ही काम नहीं करने हैं। तो अर्थ अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, इंसुलेशन होता है, रेडिएशन के बैलेंस होता है बैलेंस बिटवीन टू, कि इनकमिंग और आउटगोइंग में दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम हीट बजट कहते हैं। इसी वजह से जो अर्थ है ना तो वार्म्स अप होती है और ना ही कूल होती है, इतने ह्यूज ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से भी।
एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज ये इस तरीके से है, अब ये हमने बना दिया कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या बनाया है मैंने, ये पता होना चाहिए। ये 90 डिग्री नॉर्थ मान लो, ये 0 डिग्री मान लो, इक्वेटर मान लो, और ये 0 डिग्री साउथ मान लो, और ये मान लो आपका इंसुलेशन इस एंगल पे। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेटर पे इंसुलेशन ज़्यादा हो रहा है, पोल्स पे इंसुलेशन कम हो रहा है, तो ये क्या है, डेफिसिट एरिया है, और ये ज़्यादा वाला एरिया। तो क्या होगा कि एयर के थ्रू ये जो हमारा ज़्यादा वाला एरिया, सरप्लस वाला एरिया है, यहाँ पे डेफिसिट की तरफ टेम्परेचर अपने आप मूव कर जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अर्थ, कि अर्थ अपने आप को खुद मैनेज कर लेती है, ठीक है। तो दिस इज हीट बजट। अब होता क्या है, सारी कहानी है क्या, तो ऑल थिंग कम्स डाउन टू हेयर। मान लो 100% है, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम आउट करने की कोशिश करूंगा एडिटिंग के थ्रू, बट अगर नहीं हुआ तो माफ़ी पहले ही। टोटल सोलर रेडिएशन 100 आई है, सपोज 100 आई है, 27 क्लाउड्स ने रेडिएट कर दी, 2 अर्थ ने रेडिएट कर दी डायरेक्टली, और 6 जो है स्पेस में स्कैटर्ड हो गई। तो अगर मैं बात करूं 27 + 2 29 + 36 मतलब +6 35, तो 35 100 में से क्या है हमारा डायरेक्ट होगी, तो इसे कह दिया हमने अल्बीडो। बचा कितना हमारे पास बजट, 65 का। अब ये रही 65 नीचे दिख रहा है कि 17 अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, ये 34 भी एब्जॉर्ब कर ली, और ये 14 जो है ये एटमोसफेयर ने एब्जॉर्ब कर ली। अब हमें 65 का देखो, 100 आई थी, 35 डायरेक्टली चली गई, अब 65 का बजट हमें देखना है सिर्फ, ओनली 65 वी नीड टू कैलकुलेट। रेडिएटेड टू एटमोसफेयर, रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमोसफेयर, दिस इज 49 कंडेंसेशन के थ्रू एंड टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के थ्रू। और ये जो 23 बची है ये रेडिएशन फ्रॉम अर्थ से हो गई, स्पेस डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ। तो इस तरीके से पूरा बजट मैनेज होता है कि 35 आपको क्या करना है, जान के पीएचडी करनी है, समझा दूंगा सारी चीज़ें डिटेल में, तो आपको आधा घंटा चाहिए फिर। और आई डोंट थिंक सो कि हमें पेपर निकालने के लिए इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो कमेंट में प्लीज़ लिख देना, मैं पूरी वीडियो दे दूंगा, और मैंने दे रखी है ऑलरेडी जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी। सो यू नीड टू सर्च ओनली एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी गाइडेड पाथ, सिर्फ इतना लिख दोगे यू विल गेट एवरीथिंग। मेरी पूरी सीरीज मिल जाएगी, इसमें मैंने बहुत तसल्ली से समझाया है, आप जाके बिल्कुल सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे एल्बिडो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एल्बिडो विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्फेसेस, डिफरेंट सर्फेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आइस का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, जितनी आती है ऑलमोस्ट 90% ये पूरा रेमिट बैक कर देती है, और सबसे कम किसका होता है, सैंड का। तो ये चीज़ है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, एनीवन जिसको पता हो। देखो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आपको दिख रहा हो यहाँ पे। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि किसी भी सिटी में ये क्या होती है, वार्म एयर है, ऊपर जाएगी कूल होती रहेगी। बट होता क्या है कहीं कहीं कि ये वार्म एयर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉग है, क्या है, स्मॉग है, और ऊपर क्या है, कूलर लेयर है। अब होगा क्या अर्बन इफेक्ट में कि यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक एक गर्म लेयर आ जाएगी, ड्यू टू कुछ भी कह सकते हो आप, वेदरिंग मतलब सॉरी ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हो, या टेम्परेचर इन्वर्जन कह सकते हो, जो कि आगे पढ़ेंगे हम। तो होगा क्या, ये कूलर लेयर और ऊपर नहीं जा पाएगी, ये दोबारा से नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो एरिया है ये पूरा अलग हो जाएगा आउटर एटमोसफेयर से। तो क्या होगा कि यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसको हम बोलेंगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसमें एक पूरा जो आइलैंड है, अर्बन अर्बन सिटी है, वो क्या हो जाएगी, एक कैप्चर हो जाएगी इन द सोलर रेडिएशंस। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग हाइट, बट जब ऐसा ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोल दो, उसका उल्टा बोल दो, सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, और नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो इन्वर्स हो जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, लैप्स रेट एक वो रेट होता है, लैप्स रेट, लैप्स रेट एक रेट होता है जिसके थ्रू जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है एट एवरी 100 मीटर्स। तो दिस इज -6.5 डिग्री पर 100 मीटर। तो जैसे जैसे हम 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता रहेगा। तो दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट। सॉरी 1000 मीटर है, अगर मैं गलत हूँ तो यार प्लीज़ बता देना एक बार, 100 है या 1000 है, कमेंट में बता देना। तो बेसिक क्या है कि बेसिक ये है कि -6.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे इतना टेम्परेचर कम होता रहेगा, बट एक सर्टेन लिमिट है। अब थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, यूनिफॉर्म तो है नहीं,
ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो -6.5 है ये 8 हो जाए। हमने जब लेयर्स पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कुछ लेयर ऐसी भी आती है जिसमें टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है। क्लियर हो रहा है? तो लैप्स रेट बेसिकली ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता रहेगा, और जो रेट था वो मैंने आपको बता दिया, तो उसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। अब टेम्परेचर इन्वर्जन को हम उल्टा कर देते हैं तो उसमें उल्टा होने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है कम होने की जगह। कंडीशन फॉर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये आ चुका है PYQ हमारे फ्रेंड्स, दिस इज द PYQ जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि लंबी रातें होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, और एयर की होनी चाहिए थमी हुई, एयर मूविंग नहीं होनी चाहिए। अगर एयर मूविंग होगी तो क्या होगा, गर्म चीज़ कहीं और चली जाएगी उड़ के, तो हवा नहीं चलनी चाहिए, स्टिल एयर होनी चाहिए। सेकंड, स्काई जो है क्लियर होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, बादल होंगे तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी ऑटम, तो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर स्काई, स्टिल एयर, और लॉन्ग विंटर नाइट्स, लॉन्ग विंटर नाइट्स। और ओवर पोलर एरियाज टेम्परेचर इन्वर्जन इन नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर, और पोलर एरियाज में क्या होता है, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं थ्रू आउट द ईयर्स, कभी भी हो जाती हैं कभी भी। ठीक है, तो ये था कंडीशंस क्या थी IoT के लिए, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए सिर्फ 3 कंडीशंस थी, लॉन्ग विंटर नाइट्स, क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर। याद रखना भैया, PYQ है, डोंट मिस इट। नाउ बात करेंगे हम प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन सबको पता है कि वो वाटर साइकिल सबने पढ़ी क्लास 6 तक। तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि इवापोरेशन होता है। पहले तो बेसिकली लैंड होता है, मतलब लैंड के ऊपर एक वाटर बॉडी होती है, सी कह लो, ओशन कह लो, कुछ कह लो। अब इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा तो क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, है ना। अब वेपर्स का जब टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट पे आएगा तो कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा तो क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, ड्यू पॉइंट अचीव होगा तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और ये डायरेक्टली फिर से वाटर बॉडी में पानी चला जाएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल है, तो इसी को हमने बोला प्रेसिपिटेशन भैया। अगर जो कॉन्टिन्यूस कंडेंसेशन हो रहा है फ्री एयर में, तो कंडेंस पार्टिकल ग्रो होंगे, मतलब बादल जो है बड़ा होगा, और जब रेजिस्टेंस नहीं होगा एयर पे, मतलब एयर जब पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, ड्यू पॉइंट आ जाएगा तो पानी जो है बरस जाएगा। अब पानी जो बरसेगा उसको हमने बोल दिया प्रेसिपिटेशन, एक नॉर्मल टर्म्स में। बट अगर प्रेसिपिटेशन की भी फॉर्म्स होती हैं तो ये कुछ 6 प्रकार की फॉर्म्स हैं, रेनफॉल, स्नोफॉल, मिस्ट, ड्रिजल, स्लीट, हेल। रेनफॉल तब जब ड्रॉप साइज कितना हो, 0.5 mm हो, तो हमने इसको बोला रेनफॉल। स्नोफॉल में क्या होगा, फ्लेक्स ऑफ स्नो होगा जो कि टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होंगे, स्नो के फ्लेक्स होंगे जिसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब इससे कम होगा, मतलब माइनस में होगा ऑब्वियसली। मिस्ट में क्या होता है कि इवापोरेशन अकर होता है रीचिंग द ग्राउंड लीडिंग टू फॉगी वेदर। मिस्ट क्या होता है, बेसिकली मान लो पानी बरस रहा है, अब पानी बरसते बरसते क्या हो गया कि पानी हवा में इवापोरेट हो गया, मतलब हवा में ही भाप बन गया, जिसकी वजह से फॉगी वेदर हो गया पूरा, तो हमने उसको बोला मिस्ट। ड्रिजल होता है लाइट रेनफॉल, ड्रॉप साइज 0.5 से कम होता है, रेनफॉल में 0.5 से ज़्यादा होता है। स्लीट की अगर मैं बात करूँ, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होती हैं और रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो होती है, मतलब जो रेन ड्रॉप्स हैं वो फ्रोजन होंगी, क्लियर है, और रीफ्रोजन हो जाएंगी मेल्टेड स्नो में। बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है स्लीट का। हेल होती है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पैलेट्स इज नोन एज हेल, 5 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। तो बेसिकली बहुत बड़े इसके पार्टिकल्स होंगे, समझ में आ जाएगा क्या होते हैं हेल। बेसिकली ओले बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, देख लो आप, लिखा नहीं है मैंने टाइप्स ऑफ रेनफॉल, इसके बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, तो 3 तरीके के रेनफॉल होते हैं एज पर द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। अब कन्वेक्शनल मतलब एक चीज़ याद रखना, मैंने ऐसे याद रख रखा है, कन्वेक्शनल मतलब मैं मान लेता हूँ कन्वेंशनल, जो बिल्कुल एक प्रॉपर तरीका होता है, ऑर्थोडॉक्स तरीका। तो कन्वेक्शनल में होता है कि प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी, कि एक बहुत बड़ा लैंड होगा जिसके ऊपर पानी होगा, मतलब ओशियन होगा, सी होगा, वो इवापोरेट होगा, कंडेंसेशन होगा, थ्रू फिर प्रेसिपिटेशन होगा, ड्यू पॉइंट अचीव होगा, सारी चीज़ें नॉर्मली ट्रेडिशनली होंगी, तो उसको बोला हमने कन्वेक्शनल, जो कि प्रॉपर एक रेनफॉल का मेथड होता है। अगर ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यार यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक्स। क्लियर है? देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ओशन है, ओशन में ऊपर गया, बादल बना, बादल से बारिश होने लग गई। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल? ओरोग्राफिक रेनफॉल तब होता है जब रेनफॉल हो, रेनफॉल अकर
थ्रू हिंड्रेंस। अगर कोई हिंड्रेंस आया है रेनफॉल में, मतलब बादल के रास्ते में अगर कोई हिंड्रेंस आया है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हुआ है, ड्रॉप डाउन हुआ है और बारिश हुई है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ओरोग्राफी रेनफॉल। होता क्या है, देखो प्रोसेस समझना, मेरे हाथों को देखना ध्यान से। मान लो ये माउंटेन है, अब बादल इस पोजीशन पे है, तो बादल इधर है, मतलब टेम्परेचर उसका क्या है? ज़्यादा है। ऊपर जाएगा तो कम होगा। ज़्यादा है इसका मतलब इसके पास पावर है ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करने की। टेम्परेचर कम होता है तो ज़्यादा मॉइस्चर हम कंटेन कर सकते हैं बादल से। अब बादल आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, अब क्या आ गया? हिंड्रेंस आ गया, माउंटेन आ गया भैया यहाँ पे। तो अब माउंटेन आ गया तो बादल को तो क्रॉस करना है, बादल को तो आगे जाना है। अब बादल ऊपर जाएगा। अब जैसे जैसे बादल ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर कम होता रहेगा और इसकी टेंडेंसी भी कम होती रहेगी वाटर मॉइस्चर को कैप्चर करने की। अगर आपने ह्यूमिडिटी वाला सही से नहीं पढ़ा है तो भैया विनती है आपसे, प्लीज़ पार्ट 1 देख लो। अदरवाइज मेरे को बोलोगे क्या पढ़ा रहा है भाई, मैं सही पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ पार्ट 1 देख लो एक बार। माउंटेन, बादल ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, मॉइस्चर कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर क्या होगा? बादल बरसने लग जाएगा पानी। अब जैसे ही ये क्रॉस कर लेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर से वाटर टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कैप्चर करने की ज़्यादा हो जाएगी, फिर से बारिश रुक जाएगी। तो आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, वेस्टर्न घाट्स क्या माउंटेन्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ बारिश होती है। समझ में आ रहा है? लीवर्ड साइड, तो यहाँ पे बारिश होती है। अब बारिश इस जगह पे होती है, क्यों? ओरोग्राफिक रेनफॉल। बादल ऊपर जाता है, बारिश यहीं हो जाती है सारी। जैसे ही स्लोप को क्रॉस करता है उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, ड्यू पॉइंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा होगा। साइक्लोनिक रेनफॉल इज नथिंग। जब साइक्लोन पढ़ेंगे तब समझा भी दूंगा मैं एक बार। बस साइक्लोनिक रेनफॉल यहाँ पे इतना समझ लो कि साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? जब साइक्लोन की वजह से बारिश हो। क्लियर है? ठीक है। आप बोलोगे बहुत बच्चों वाली बात कर दी आपने, ये तो हम भी समझ लेते भाई, क्योंकि ये बच्चों वाली बात ही है। अगर रेनफॉल की साइक्लोन की वजह से कोई बारिश हो रही है तो उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल ही बोलते हैं। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। साइक्लोन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है भाई बिल्कुल भी। पोलर वॉर्टेक्स, मैं भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पोलर वॉर्टेक्स का नाम सबसे पहले सुना था 2020 में, जब ये इंसिडेंट हुआ था, आर्कटिक रीजन में हुआ था, तब मैंने पढ़ा था पोलर वॉर्टेक्स सच में क्या होता है। तो पोलर वॉर्टेक्स इज नथिंग, इट इज अ लो प्रेशर जोन बेसिकली, परसिस्टेंट, मतलब एक बहुत लंबे समय तक रहने वाला लार्ज स्केल पे लो प्रेशर जोन को हम कहते हैं, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज सबको पता है, 12 1 2 इस तरीके से चले तो क्लॉकवाइज, उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज एट द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में एक बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला लो प्रेशर एरिया को हम बोलते हैं पोलर वॉर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। और क्लॉकवाइज होता है साउथ पोल में। देखो एक चीज़ यहीं गांठ बांध लो कि जो भी नॉर्थ पोल में क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जो भी ऊपर एंटी क्लॉक में होगा नीचे आके साउथ पोल में क्या हो जाएगा? एंड क्लॉकवाइज। तो एक चीज़ याद रखना, एक एक हेमिस्फेयर पकड़ लो, या तो नॉर्थ पकड़ लो या तो साउथ पकड़ लो। एक का याद रखो, दूसरे का उल्टा कर दो, अपने आप आंसर आने लग जाएंगे। क्लियर है? तो ये होता है, दीज कोल्ड ब्लास्ट ऑफ आर्कटिक एयर आर बॉटल्ड अप बाय द स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम और पोलर जेट स्ट्रीम विच इज सर्कुलेटेड द हाई एल्टीट्यूड्स, सॉरी हाई लैटिट्यूड्स। तो हाई लैटिट्यूड्स पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना पोलर में, और नीचे क्या होगा ये साउथ में कैसे घूमेगा? इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? लो प्रेशर एरिया है, बहुत बड़े एरिया में है, इसलिए हमने इसको बोला पोलर वोर्टेक्स। क्लियर है? और इसको जेट स्ट्रीम ही है ये, बेसिकली जेट स्ट्रीम के थ्रू ये एनर्जी लेता है, बॉटल्ड अप होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, पोलर जेट स्ट्रीम वगैरह वगैरह। बात करते हैं अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इटसेल्फ। कभी आपने सोचा है कि आपके ऊपर कितनी ज़्यादा एयर है? सपोज कर रहे हो कि आपके ऊपर देखा जाए तो 400 किलोमीटर ऊपर तक, हम 0 किलोमीटर पे हैं, मीन सी लेवल पे हैं, हमसे ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर तक एयर ही एयर है। इतनी एयर सोचो तुम अपने ऊपर लेके घूम रहे हो, भाई पिचक जाते। क्यों नहीं पिचकते हो? क्योंकि हमारे अंदर से भी एक काउंटर प्रेशर आता है थ्रू आवर ब्लड। देख रहे हो कितना अच्छा इन्वेंशन किया भगवान ने, कि सब कुछ मेजर करके पैदा किया था कि यार ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, जोक्स असाइड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग, इट इज द प्रेशर exerted by atmosphere on human beings is known as atmospheric pressure. क्लियर है? तो प्रेशर exerted by atmosphere on us is known as atmospheric pressure। इसको बैरोमीटर से यूज करते हैं हम, मतलब मेजर करते हैं हम। अब बात आएगी एटमॉस्फेरिक बेल्ट की।
भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं देख लेता हूँ पहले कितना कवर हो गया है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा। लेट मी सी कितने पेज बाकी हैं। दिस इज़ 22 ऑफ 50, तो बेसिकली आधी चीज़ हो गई है, आधी बाकी हैं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कितना बाकी है कितना नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, वर्टिकल विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, अगेन टाइप ऑफ लोकल विंड्स, एयर मास। तो देखो विंड्स तक कर लेते हैं बेसिकली हम, यहाँ तक ये वाला पोर्शन कर लेते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर तक, देन वी विल लीव और अगले क्लास में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक बेल्ट की बात करते हैं। तो देखो 4 एटमॉस्फेरिक बेल्ट हैं हमारी अर्थ के ऊपर, 4 एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स हैं। अब इनमें से कुछ थर्मिकली इंड्यूस्ड हैं, कुछ डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं। भैया फर्क क्या है दोनों में? थर्मिकली मतलब होता है टेम्परेचर के थ्रू, मतलब टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मतलब थर्मिकली अगर कोई बेल्ट प्रोड्यूस हुई है तो। डायनामिकली में बहुत सारी चीज़ें और हैं जो करती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई क्या नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो कुछ लिखा नहीं है इसमें, नोट्स आपको मिल जाएंगे तो मुझको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो प्लीज़ अपने दिमाग खोल के सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? इक्वेटर है। अब हमने एक चीज़ तो पढ़ ली आते आते कि भैया इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हमें ये भी पता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो देखो टेम्परेचर आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेटोरियल लो बेल्ट जो है ये थर्मिकली इंड्यूस्ड है। क्लियर हो गया? तो अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, हाँ या ना? अब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कुछ इस तरफ जाएंगी, कुछ इस तरफ जाएंगी। क्लियर है? कुछ इस तरफ जाएंगी और कुछ इस तरफ जाएंगी, चली गई। अब जैसे जैसे मूव करेंगी लॉन्गर एल्टीट्यूड की तरफ, मतलब हाइयर एल्टीट्यूड की तरफ, टेम्परेचर कम होता रहेगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होंगी, नीचे की तरफ मूव करने लग जाएंगी। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेंगी तो क्या हो जाएगा, अब जैसे अब यहाँ की तरफ एयर कहीं एक जगह पे सारी इकट्ठी हो जाए तो क्या होगा, प्रेशर ऑलमोस्ट बढ़ जाएगा अपने आप। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो हमने इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। क्या बोल दिया? सब ट्रॉपिकल हाई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है और प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ आ गई। अब यहाँ से कुछ यहाँ पे मूव करेंगी और कुछ यहाँ पे मूव करेंगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सेल बन गया, एक बन गया ना सेल, तो इसको हम कहते हैं हेडली सेल। क्लियर है? ये चीज़ यार भूलना मत प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कि मैं इस क्लिप को काट के कहीं और पेस्ट कर दूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हेडली सेल। नाउ अब हम ऊपर गए, क्या गए, ऊपर गए। अब इस तरफ मूव करेगी। अब जब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या, अब यहाँ चले गए। अब कंपैरेटिवली यहाँ पे जो एयर है वो ठंडी है, कूल है, और यहाँ पे जो है वो गर्म है, तो इसलिए क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? अभी जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेगा फिर से दो तरफ डिवाइड हो जाएगी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ डिवाइड होगी तो फिर नीचे बैठ जाएगी, तो यहाँ पे भी सेल बन गया और उसी तरीके से यहाँ पे भी सेल बन जाएगा एक। ठीक है, तो एक तरह से ट्राई सेल्यूलर वाली चीज़ मैंने आपको बता दी जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो हेडली सेल ये बन गया, फेरल सेल, और ये बन गया पोलर सेल। क्लियर है? तो ये 3 सेल बन गए हमारे। अब क्या देखा हमने, क्या चीज़ नोटिस की कि जो इक्वेटोरियल लो है ये टेम्परेचर की वजह से हुआ है, सब ट्रॉपिकल डायनेमिक की वजह से हुआ है। और ये जो सब पोलर है, ये जो सब पोलर है और ये पोलर हाई, मान लो आप कितनी पढ़ी है हमने, पोलर हाई, सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई। तो बेसिकली देखा जाए तो इक्वेटोरियल लो 2 बेल्ट हैं, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों क्या हैं, टेम्परेचर से इंड्यूस्ड हैं। सब ट्रॉपिकली दोनों बेल्ट जो हैं वो डायनेमिकली हैं। अब सब पोलर क्या है, टेम्परेचर की वजह से नीचे आई थी एयर, तो थर्मोडायनेमिकली, मतलब हम बात करें सॉरी थर्मिकली इंड्यूस्ड हैं। और ये जो पोलर हाई हैं ये डायनेमिकली हैं। तो हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि इक्वेटोरियल क्या है, थर्मिकली इंड्यूस्ड हैं, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, डायनामिकली इंड्यूस्ड। तो और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। क्लियर है? तो आपको आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुई है एटमॉस्फेरिक बेल्ट्स की। इसके लिए आपको बस एक चीज़ कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि भैया अगर टेम्परेचर कम है तो एयर मूव करेगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ उठेगी, और अगर टेम्परेचर कम है तो एयर जो है नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। क्लियर है?
ये चीज़ें आपको एल नीनो ला नीना समझने में भी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, अगर पेपर निकालना है तो। इट्स योर डिस्क्रिप्शन, निकालना है तो पढ़ो, नहीं निकालना है तो यार इट्स अप टू यू, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, इट्स नॉट अप टू मी। बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। इट वेरीज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी वेरी करता है और हॉरिजॉन्टली भी वेरी करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें। एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज क्या है, 34 मिली बार सेकेंड 300 मीटर्स पे। बेसिकली इसमें ऐसे दे रखा है, आपको एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा किस हिसाब से दे रखा है। क्लियर है? अगर कोई बंदा माउंटेन के यहाँ पे है तो इसके ऊपर कम प्रेशर लग रहा है, हाँ या ना? और ये बंदा अगर सी लेवल पे है तो इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से समझो कि अगर मेरे ऊपर 2 बुक हैं तो मेरे ऊपर प्रेशर कम है, मेरे ऊपर 4 बुक हैं तो मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है। तो इस वाले बंदे पे 4 बुक हैं तो प्रेशर कम है, इस वाले पे 2 ही हैं तो प्रेशर ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहोगे प्रेशर कम होता रहेगा, और अगर एल्टीट्यूड में नीचे आते रहोगे तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो। पढ़ लेना एक बार पॉज करके, सिर्फ यही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। ये था हॉरिजॉन्टल, था वर्टिकल था ना, ये हॉरिजॉन्टल होना था। दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे मैप, ग्लोबल, बिल्कुल ग्लोबल जाएंगे। आपको दिख रहे होंगे क्लोज जो है, ये क्लोज जो है ये क्या है, हाई प्रेशर है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये वाली, ये इनको कहते हैं हम आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर द लाइंस ज्वाइनिंग द प्लेसेस विद सेम प्रेशर। तो ये वो लाइंस हैं जो कि प्लेसेस को जोड़ती हैं जहाँ पे सेम तरीके का प्रेशर है। आइसोथर्म मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम है तो उनको जोड़ रही हैं। आइसोहेलाइन क्या होता है? जो सेम एरिया की सैलिनिटी वाले एरियाज को जोड़ रही हैं। तो इस तरीके से आइसो जहाँ पे भी लग जाता है समझ जाना कि सेम चीज़ कुछ बात हो रही है। क्लियर है? अब एक चीज़ नोटिस करना आप यहाँ पे कि साउथ रीजन में, सदर्न हेमिस्फेयर में जो लाइंस हैं, जो प्रेशर की लाइन है वो सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। क्यों सिमिलर हैं? रीज़न पता होना चाहिए वैसे आपको कि क्यों सिमिलर हैं। ये सीधी सीधी लाइन जा रही है। द ओनली रीज़न इज कि साउथ में सी ज़्यादा है। सी ज़्यादा है तो क्या होगा? बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। बट अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो आपको ऐसे गोले दिखेंगे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंट ज़्यादा है, सी कम है, तो टेम्परेचर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो प्रेशर भी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्लियर हो रहा है? तो आइसोबार स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब कि यूनिफॉर्मिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हर जगह पे। रीज़न बता दिया मैंने, सी की वजह से। तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पढ़ लेना एक बार। और एक चीज़ याद रखना कि जितने क्लोज होंगे आइसोबार्स, इसका मतलब क्या है? जितने क्लोज आइसोबार्स होंगे इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है और क्लोज आइसोबार का मतलब क्या है, तो हाई प्रेशर है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप इस सर्कल से दूर जाते रहोगे प्रेशर कम होता रहेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। नाउ वी हैव अ टॉपिक टू कवर टुमारो, विंड्स। ओके, तो विंड्स हमें पढ़नी है और विंड्स के साथ ही हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ विंड एंड ऑल। एयर मास पढ़ेंगे, एल नीनो ला नीना भी शायद इसी में, जेट स्ट्रीम, फीचर ऑफ साइक्लोन वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि ये चीज़ मेथड आपको पसंद आया होगा पढ़ाने वाला। और अगर पसंद आया है तो यार प्लीज़ शेयर करना अपने मित्रों के साथ ये वीडियो, और कहना उन्हें भैया और आगे शेयर करेंगे टू द नीडी वंस। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय।